दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में नगर निगम चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जहां बिहार के सभी 38 जिलों के सभी निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से नए वार्ड और आरक्षण रोस्टर की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार के 19 नगर निगम में से 7 में पिछला आरक्षण लागू रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पटना, आरा, गया, छपरा, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर नगर निगम में 2017 का आरक्षण ही लागू रहेगा। अन्य जगहों पर नया आरक्षण लागू होगा। चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनावी क्षेत्र में नेता मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश के गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का मिशन बिहार में पार्टी के तमाम नेता जुट गए हैं। पार्टी सीमांचल में फोकस करके यहां के वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। जब वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के मिशन बिहार को रोकने के लिए कमर कस ली है। साथ ही उन्होंने संगठन को मजबूती देने की पूरी तैयारी भी कर ली है। जब उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि अगले महीने सभी जिलों में जिला सम्मेलन किया जाएगा। जेडीयू ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी दे दी है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि अगले महीने अक्टूबर से सभी जिला में जिला सम्मेलन करेगी। साथ ही बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन का ऐलान किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मिशन 2024 के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे विपक्ष बहुत ताकतवर होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता से बीजेपी के नेताओं में घबराहट है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में युवाओं के रोजगार के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है, यानी कि बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बिहार में उद्योगपति इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। युवाओं के रोजगार को देखते हुए बिहार में भव्य फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 250 एकड़ में बनने जा रहे शानदार फूड पार्क के निर्माण की लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। जब कृषि क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी वाली कई स्कीमें चल रही है। जब गन्ना किसानों को मुनाफा हो, इसलिए सरकार बिहार में एथेनॉल प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पर जोर दे रही है। बिहार सरकार बिहार में 800 करोड़ की लागत से उद्योग लगाने की योजना पर काम कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के आदेश पर बिहार के सभी जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है, चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। जब पहले चरण में 20 जिलों में सर्वे का काम किया जा रहा था, जहां वहीं दूसरे चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, सारण समेत 18 जिले के कुछ अंचलों में सर्वे का काम हो रहा है। जब खबर के अनुसार इन जिलों में अंचलों के जरिए गांव के बारे में प्राथमिक जानकारी ली जा रही है। साथ ही विवादित जमीन का भी हल निकाला जा रहा है और जीवित रैयत के नाम से जमीन के सभी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। जिन जिलों में दूसरे चरण का सर्वे किया जा रहा है वह पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, गया, भागलपुर, दरभंगा, सारण, औरंगाबाद, वैशाली, सिवान, भोजपुर, रोहतास, नवादा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, कैमूर, समस्तीपुर और गोपालगंज जिला शामिल है। यानी कि इन जिलों में दूसरे चरण के तहत जमीन का सर्वे किया जा रहा है। अब उन दस्तावेजों के बारे में बात करते हैं जिन दस्तावेजों से जमीन सर्वे के काम में लाया जाता है। तो जमीन के खतियान से सर्वे करा सकते हैं आप। जमीन के केवला पेपर से भी आप सर्वे का काम करा सकते हैं। जमीन के मालिक जीवित नहीं है तो फिर आपको वंशावली बनानी पड़ेगी और सर्वे शिविर में उसे जमा करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन पर बार बार लग रहे जंगल राज के इल्जामों पर तीखा पलटवार किया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ चर्चा करने के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करने के दौरान जब उनसे जंगल राज को लेकर के सवाल किया गया तो वे मीडिया पर बिफर गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है तथा देश में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां अपराध नहीं होता है। दो लोग आपस में झंझट कर ले तो फिर आप उसे जंगल राज कहेंगे क्या? ये सवाल है। बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज चल रहा है।
जहाँ वही हाल ही में नीतीश कुमार ने अपनी दिल्ली यात्रा को लेकर के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। यंग एज में हमने कितना संघर्ष किया है, ये लोग यानी कि भाजपा अलग सोचने वाले हैं, जबकि हमारा कहना है कि समाज की हर तबके एकजुट करना है, जो सबका विकास करना है, जो पीछे है उसे आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। या नीतीश कुमार ने कहा है कि हम जनसंख्या को भी कम करने के लिए कितना काम कर रहे हैं, लड़कियों को इतना पढ़ा रहे हैं तथा देखिए प्रजनन दर कितना कम हो गया है। उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी का विकल्प सबके सामने आएगा, वक्त आने दीजिए, उस समय आपको नजर आएगा। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हम लोग काम करते हैं, हम प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ काम करते हैं। जब प्रचार तो हम लोगों के खिलाफ होता है, केंद्र में बैठे लोग कुछ कर रहे हैं, केवल अपना प्रचार कर रहे हैं, हमारे खिलाफ तो निरंतर बोला जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्रदूषण फैलाने वाले अस्पतालों में 78% सरकारी है। निजी अस्पतालों के संचालक में लापरवाही की बात सामने आती रहती है, लेकिन सरकारी अस्पताल उनसे 4 कदम आगे रहते हैं। राज्य में बिना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की मंजूरी के 15,027 अस्पतालों का संचालन हो रहा है। इनमें 11,711 सरकारी अस्पताल हैं। बिना मंजूरी चलने वाले सरकारी अस्पतालों में अधिकतर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उप केंद्र है। यहाँ प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के बनाए गए नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। आपको बता दूं कि बिहार में निजी या फिर सरकारी अस्पतालों के संचालन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से मंजूरी जरूरी होता है। दोस्तों बात करते हैं कि अमिताभ बच्चन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है। शो के गुरुवार के एपिसोड में हॉट सीट पर पहुंची बिहार के आरा का रहने वाली रजनी मिश्रा। रजनी मिश्रा हाउसवाइफ है और कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। उन्होंने शो में बताया है कि शादी के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और अभी भी वह पढ़ाई कर रही है, जिसका श्रेय उन्होंने अपने पति और सास ससुर को दिया है। रजनी जैसे ही हॉट सीट पर आई तो वह भावुक हो गई और अपने आंसू नहीं रोक सकी। रजनी शो में अकेले पहुंची थी। इसकी वजह पूछने पर उन्होंने बताया है कि उनके बच्चे के एग्जाम है, जिसके चलते उनके पति साथ नहीं आ सके। रजनी ने शो में शानदार तरीके से खेला और 50 लाख रुपए जीते, लेकिन वे 75 लाख रुपए के लिए सवाल पूछे गए तो उस पर जवाब नहीं दे पाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि संपूर्ण बिहार में उद्योग को बढ़ावा देकर के रोजगार के अवसर मुहैया कराया जाएगा। यह पहले चरण में 10,000 छोटे उद्योग लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जहां उनमें 3,500 महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। मंत्री समीर महासेठ ने गुरुवार को राजपुर में उद्योग विभाग द्वारा अनुदानित कोशिका पहले मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे बिहार की सूरत बदल जाएगी, क्योंकि लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा और बिहार की उत्पादकता भी बढ़ेगी। उद्योग मंत्री ने कहा है कि कोसी और सीमांचल में मखाना की खेती अधिक होती है। किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए एपीआर एग्रो इंडस्ट्रीज मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धार्मिक उन्माद फैलाने बिहार के सीमांचल के जिलों में नहीं आ रहे हैं। ये कहना है भाजपा के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि सीमांचल के जिलों में हुई बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि की जानकारी लेने अमित शाह आ रहे हैं। इससे अब तक इस इलाके में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की छटपटाहट हो रही है। बिहार में अमित शाह देखेंगे कि सीमांचल में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, वहाँ के पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित किस स्थिति में रह रहे हैं, या किस तरीके से उन्हें धार्मिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, सामाजिक आयोजनों में बाधा पहुंचाई जा रही है, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित और पीड़ित किया जा रहा है। प्रतिद्वंदी दलों द्वारा अमित शाह के दौरे को लेकर के तरह तरह की आशंका जताने पर बचौल ने कहा कि सीमांचल भारत का अंग है और भारत के इस प्रमुख हिस्से में अमित शाह आ रहे हैं। इससे अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो फिर होता रहे, भाजपा को इसकी चिंता नहीं है। अमित शाह के दौरे से प्रतिद्वंदी दलों को डर लग रहा है, क्योंकि वे अब तक हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटते रहे हैं और तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को बांटने का काम किया है और उनका वोट लिया है। लेकिन अब वह जमाना चला गया है, अब जो काम करेगा वह राज करेगा। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने देश में लूटा है, भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है और जातिवादी है, उनको शाह के दौरे से डर लग रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रिमोट से सरकार चला रहे हैं।
लालू नीतीश को रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि जल्द पीएम का सपना दिखा करके नीतीश को सत्ता से बाहर करेंगे और बिहार में लालू जल्द खुद सरकार बनाएंगे। जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। नीतीश कुमार द्वारा जनता राज कहे जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जब स्वार्थ और अहंकार चरम पर पहुंच जाता है तब उनको जंगल राज भी जनता का राज नजर आने लगता है। लोग चित्कार रहे हैं, हत्या लूट और तरह तरह की घटनाएं होती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे जनता राज कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि जिस बिहार की जनता ने आपको चंद्रगुप्त के रूप में लाया था, आप नकली चंद्रगुप्त निकले। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत इस साल के 7 महीने में 41,983 गिरफ्तारी हुई है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने शुक्रवार को बताया कि बिहार में बड़े राज्यों की तुलना में अपराध की गतिविधियों में कमी आई है, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी तेजी से हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में अपराधियों का प्रतिवेदित होना स्वाभाविक है, किंतु बिहार पुलिस उन अपराधों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी तथा कांडों के उद्भेदन के लिए भी उतनी ही गंभीरता से क्रियाशील है। उन्होंने कहा कि बिहार में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत गठित बर्ज टीम के द्वारा गंभीर शीर्ष के अपराधों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। यह अभियान इस साल जनवरी 2022 से चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पहले 7 महीने यानी कि जनवरी से जुलाई के बीच बिहार में बर्ज टीम द्वारा 41,983 गिरफ्तारी हुई है, जब वहीं अगस्त महीने में 8,301 गिरफ्तारी हुई है। जहां पहले 7 महीने में औसत गिरफ्तारी प्रति महीने 5,997 रही, वहीं अगस्त महीने में गिरफ्तारी का आंकड़ा 38% तक बढ़ गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दावा कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार अब हमेशा विपक्ष की ही राजनीति करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को लगता है कि 2024 में मेन फ्रंट में आ सकते हैं, किंतु बीजेपी अब नीतीश कुमार को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। ये भी दावा किया गया है कि हालात ये है कि तेजस्वी यादव जब चाहेंगे सीएम बन जाएंगे। डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार अपने विपक्षी दलों को हल्का करने का भी कार्य करते रहते हैं, जिससे भविष्य में संभावना बची रहे। उन्होंने कहा कि बालू माफिया राष्ट्रीय जनता दल के चंगुल में है, हम लोग बोलते रहते हैं उसे नियंत्रण कीजिए, किंतु सरकार ने नियम बना दिया है तथा मंत्री से हटा करके उसे सचिव के हाथ में दे दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना का कई इलाका इन दिनों डेंगू हॉट स्पॉट बना हुआ है। पटना जिले में रोजाना 10 से 12 मरीज मिल रहे हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इसकी संख्या और अधिक है। गुरुवार को 2 दिवसीय बच्चे सहित 9 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक कुल मरीजों का आंकड़ा 128 तक पहुंच गया है। इनमें बच्चे और युवा सबसे ज़्यादा डेंगू के चपेट में आ रहे हैं। इसके अलावा पीएमसीएच में 10 मरीज डेंगू के मिले हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की है कि वर्तमान में D2 स्ट्रेन की वजह से डेंगू फैल रहा है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। डॉक्टरों के मुताबिक बारिश की सीजन में मच्छरों से बचाव करने और घर के आसपास साफ सफाई रखने की जरूरत है। घर के आसपास पानी जमा नहीं होने दें, क्योंकि साफ जमा पानी में ही डेंगू के मच्छर पनपते हैं, पैदा होते हैं। एडीज मच्छर खुले और साफ पानी में लगभग 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान में अंडे देते हैं। इसके साथ ही डेंगू के मच्छर लिफ्ट और दूसरे साधनों से किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और वहां अंडे देकर की बीमारी को फैला सकते हैं। इससे डेंगू ही नहीं बल्कि मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गया के विष्णुपद के देवघाट पर गायाजी डैम के बन जाने से पानी का संकट खत्म हो गया है। जब पिंडदान के लिए आने वाले पिंडानियों को तर्पण करने के लिए अब कभी भी पानी का संकट नहीं होगा। ये डैम देश का सबसे लंबा डैम है जो ऐतिहासिक है। साल भर गयाजी डैम पर 3 मीटर पानी भरा रहेगा, इससे कम नहीं होगा। साथ ही गयाजी डैम पर सीताकुंड जाने के लिए पिंडानियों की सहूलियत के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रिमोट से गयाजी डैम का लोकार्पण किया, दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वे गया और फाल्गु नदी के व्यथा से वाकिफ थे। जब पितृपक्ष मेला में आने वाले पिंडानियों का फाल्गु में पानी नहीं रहने से परेशानी होती है, उनका व्यवस्था को हमने समझा है।
तो दोस्तों बात करते हैं कि एलजेपी रामविलास और एलजेपी पशुपति पारस को लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान फिर से बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जब वहीं वर्तमान हालात की बात करें तो चिराग पासवान की चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अगर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि एक ही पार्टी से दो मंत्री कैसे बनेंगे, जब वो भी ऐसी स्थिति में जब चिराग पासवान ने पिछले दिनों ये कहा था कि जहां चाचा रहेंगे वहां मैं नहीं जा सकता। ऐसे में लोगों की उलझनें बढ़ रही है कि आखिर चिराग पासवान की अगली चाल क्या होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच एलजेपी पशुपति पारस ने चिराग पासवान की पोल खोल दी है। एलजेपी पशुपति पारस के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि जहां तक चिराग पासवान की बात है तो उनके समर्थक लून के बीच भ्रम चक्र लगा रहे हैं और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि चिराग पासवान ने कई बार ये कहा है कि हमारा जिसके साथ भी गठबंधन होगा वह हम 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही मैं ऐलान करूंगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जहां तक चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने की बात है तो उन्होंने खुद को बिहार का मुख्यमंत्री करके उम्मीदवार घोषित कर दिया था। जहाँ हर जगह ये नारे लग रहे हैं कि बिहार के का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, तो चिराग के केंद्रीय मंत्री बनने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की संलिप्तता को लेकर के पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई षड्यंत्र मामले में गुरुवार को बिहार में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। जब नालंदा, कटिहार, अररिया, मधुबनी, पटना, वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण सहित बिहार के 9 जिलों में आरोपियों और संदिग्धों से जुड़े 20 ठिकानों की तलाशी की गई है। फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज मामले के तहत आरोपी एवं संदिग्धों के परिसरों में की गई तलाशी में डिजिटल उपकरणों एवं दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। एनआईए के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है। इस बीच भाजपा के नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि बिहार में जिस तरीके से उन्होंने पांव पसारना शुरू किया है ये बेहद चिंता की बात है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार में पीएफआई और एसडीपीआई से लिंक को लेकर के प्रदेश के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी करके कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और एसडीपीआई का दायरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये राज्य और समाज के लिए चिंता की बात है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कट्टरपंथियों ने देश और समाज का बड़ा नुकसान किया है। इस तरीके के संगठनों को समाज के लिए खतरा बताते हुए भाजपा नेता ने कहा कि बिहार में जिस तरीके से उन्होंने पांव पसारना शुरू किया है इसे लेकर के समाज को खुद आगे आना होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि समाज को यानी कि मुसलमानों को इसमें अहम भूमिका निभानी होगी जिससे इन संगठनों के प्रसार को रोका जा सके। पीएफआई जैसे संगठनों पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि युवाओं को गुमराह करके उन्हें अंधकार में ढकेलने के अलावा ऐसे कट्टरपंथी संगठनों का कोई योगदान नहीं है। जहां ऐसे संगठनों से सरकार और जांच एजेंसियों को सख्ती से निपट ही रही है। समाज के लोगों को भी ऐसे संगठनों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इनकी जड़ें जमने से पहले ही अपने आसपास से उखाड़ फेंकना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि तेल कंपनियों ने बिहार के कई जिलों में आज यानी कि शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी पटना, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, छपरा, बेतिया, बांका समेत अन्य शहरों में आज शनिवार को पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। भागलपुर समेत कुछ शहरों में तेल के दाम में स्थिर है। वहीं मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट देखी गई है। आज शनिवार को पटना में पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट आई है। पेट्रोल की कीमत में 65 पैसे और डीजल में 61 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है, गिरावट आई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया, गया, बेगूसराय, गोपालगंज, जहानाबाद, मधुबनी, छपरा और बेतिया में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। वहीं बिहार के 14 शहरों में आज तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इनमें वैशाली, सीतामढ़ी, सीवान, समस्तीपुर, पूर्णिया, नवादा, नालंदा, मुंगेर, किशनगंज, कटिहार जिला शामिल है। आज शनिवार को 8 जिलों में तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनमें है सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सुपौल, लखीसराय, जमुई, दरभंगा और भोजपुर शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी में एक शख्स अपनी पत्नी के कत्ल के आरोप में पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। किंतु हर कोई उस वक्त चौंक गया जब पता चला है कि शख्स की पत्नी जीवित है, मरा नहीं है तथा अपने मायके में सुरक्षित रह रही है। जब पुलिस ने महिला को जिंदा बरामद किया तो फिर पूरी घटना का खुलासा हुआ है। दरअसल घटना सीतामढ़ी जिले के चौरोत थाना इलाके के परिगामा गांव की है, जहां लगभग 7 महीने पहले लड़की की घर वालों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद अपराधी पति 6 महीने से जेल में बंद है। जब पुलिस की छानबीन में महिला अपने मायके में सुरक्षित मिली है। जब पुलिस ने उसे स्थानीय अदालत में पेश किया है
जहां उसका बयान दर्ज हुआ। वही घटना के बारे में थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि शशि कुमार अपनी पत्नी हीरा देवी की हत्या के मामले में जेल में बंद है। 7 महीने पहले नेपाल के महोत्तरी जिला के मटिहानी थाना इलाके में वार्ड 5 निवासी विनोद नायक ने मुकदमा दर्ज कराया था, जहाँ इनमें बताया गया था कि उसकी बेटी हीरा देवी को ससुराल वालों ने जाकर के मार डाला है। उन्होंने ये भी कहा था कि महिला के शव को जला दिया गया है। जहाँ महिला के पिता ने अपने दामाद शशि कुमार, उसके भाई संजय महतो एवं सास सुमित्रा देवी पर दहेज के लिए बेटी का कत्ल करने का आरोप लगाया था। वहीं शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अपराधी पति शशि कुमार को 6 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। इधर तहकीकात के चलते पुलिस को जब पता चला है कि वे जीवित है, जिंदा है, तो फिर सभी आश्चर्य में पड़ गए, चौंक गए। हीरा कुमारी अपने मायके नेपाल में पाई गई है। वहीं महिला के परिवार वालों से प्राप्त हुई खबर के मुताबिक बाहर से काम करके लौटने के चलते महिला को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उसके पति शशि कुमार ने छोड़ दिया था। महिला अपनी सूझबूझ से घर के पास नेपाल पहुंच गई। यह कहा जा रहा है कि महिला मानसिक तौर पर थोड़ी सी अस्वस्थ है। दोनों से 1 वर्ष का एक बेटा भी है। दोस्तों, बात करते हैं कि 10 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जब बृहस्पतिवार को तेजस्वी यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि हम लोग जुमलेबाजी की सरकार नहीं है, हम लोग कथनी से नहीं बल्कि करनी पर भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वहीं इससे पहले बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकारी डॉक्टर, सिविल सर्जन एवं अफसरों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि हालात खराब जरूर है, मगर आने वाले वक्त में इसमें सुधार होगा। इसके लिए 60 दिनों के भीतर कार्य योजना बनाई गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी समीक्षाएं की जा रही है, कई निर्देश हम लोगों ने दिया है। वहीं इससे पहले देर रात तेजस्वी यादव ने पटना के अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया था, जहां पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच की हालात बहुत खराब था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निरीक्षण के चलते हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर सो रहे थे, जहाँ तेजस्वी यादव ने चिकित्सकों को बुलाया और फिर उनकी अंग्रेजी में क्लास लगा ली। दोस्तों, बात करते हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए से नाता तोड़ने के बाद महागठबंधन की मदद से एक बार फिर से बिहार में सत्ता बनाई है। वहीं लालू के बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई है, तब से बिहार में राजनीति का माहौल खराब होता जा रहा है। वहीं नीतीश के एनडीए त्यागने पर बीजेपी बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए फ्रंट फुट पर आ गई है। जानकारी के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान को विधिवत केंद्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कराने की तैयारी चल रही है। बीजेपी से बिहार के बारे में अपना खाका प्रकट करने के लिए कहने के अलावा चिराग पासवान ने भगवा खेमे से 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सीएम चेहरे को साफ करने के लिए भी कहा है। ये अलग बात है कि चिराग पासवान को बीजेपी केंद्र में मंत्री बनाने की सोच रही है। जब वहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व दलित नेता दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि उन्हें एनडीए में शामिल होने के लिए राजी किया जा सके। फिलहाल केंद्र में चिराग पासवान के विपक्षी और चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री हैं। जाहिर तौर पर स्थिति का फायदा उठा करके चिराग पासवान ने करार रुख इख्तियार कर लिया है। हालांकि चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में एक मंत्रालय की पेशकश की गई है, लेकिन चिराग पासवान अपनी पार्टी के भविष्य और 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में अपनी भूमिका के बारे में सुनिश्चित करना चाहते हैं। यह तो तय है कि बीजेपी बिना चिराग पासवान के बिहार में कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकती है। अगर बीजेपी को दलितों का साथ चाहिए तो वह बीजेपी के पास आखिरी रास्ता चिराग ही है। चिराग दलितों के चेहरे माने जाते हैं। जब चिराग के एक करीबी नेता के मुताबिक बीजेपी जानती है कि बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटें अकेले मोदी नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए पहले से रणनीति तैयार करनी होगी, सहयोगियों को विश्वास में लेना होगा और मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए संयुक्त अभियान शुरू करना होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। जब बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद अब ममता बनर्जी ने दिल्ली की सत्ता से पीएम मोदी को हटाने के लिए खेला शुरू करने की बात कही है। कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 में हम एक खेल खेलेंगे जो बंगाल से शुरू होगा। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि इस खेल के शुरू होने के बाद हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, मैं और दूसरे दोस्त एकजुट होंगे। बीजेपी कैसे सरकार बनाएंगे जब बीजेपी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है।
ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के दौरे को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि ये पहली बार है जब बांग्लादेश की पीएम भारत आई है, लेकिन मुझसे मिलने की अपनी इच्छा के बावजूद बंगाल नहीं आई। जब मुझे नहीं पता है कि क्यों बीजेपी इतने नाराज हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में एक बार फिर से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए का मुद्दा उठने वाला है। सीएए को लेकर के देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी कि 12 सितंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ सीएए को चुनौती देने वाली कम से कम 220 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2019 में सीएए की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या फिर ईसाई समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता दी जानी थी। इसे 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। इसके खिलाफ देश भर में व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन हुआ था। सीएए के खिलाफ याचिकाओं पर सबसे पहले 18 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर आखिरी बार 15 जून 2021 को सुनवाई हुई थी। सीएए को 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में इसका विरोध शुरू हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हिंदुओं को ढोंगी बताने वाले बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। जब उन्होंने ये बयान बुधवार को नर्मदा जिले के पोईचा गांव में जैविक खेती के विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए दिया है। राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को बयान का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग जय गौ माता का जाप करते हैं, वे गाय को दूध देने तक गौशाला में रखते हैं। एक बार जब दूध देना बंद कर देती है तो वे उसे सड़क पर छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू नंबर 1 की ढोंगी है। हिंदू धर्म और गाय आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ लोग स्वार्थ के लिए जय गौ माता का जाप करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि लोग भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारे जाते हैं ताकि भगवान उन्हें आशीर्वाद दे। मैं कहता हूं कि अगर आप जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं तो भगवान आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ कह रहा हूं कि रासायनिक खाद के प्रयोग से आप पशुओं को मार रहे हैं। यदि आप जैविक खेती अपनाते हैं तो फिर इससे आप पशुओं को जीवन देंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। इस पद यात्रा का लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। आज की यात्रा राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद पी चिदंबरम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य ने कन्याकुमारी के अगस्ती सौराम में शुरू की है। जिन रास्तों से ये यात्रा गुजर रही है वहां जन सैलाब देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा थामे हुए राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में स्थानीय लोगों का भी भारी समर्थन मिल रहा है। लोग रास्ते में खड़े दिख रहे हैं। वहीं कुछ महिलाओं ने राहुल गांधी के साथ हाथ भी मिलाया है। यह तमिलनाडु में ज़्यादातर गर्मी का मौसम रहता है। फिलहाल यहाँ उमस भरी गर्मी है। ऐसे में राहुल गांधी, भूपेश बघेल और पी चिदंबरम ने नारियल पानी पीकर के खुद को तरोताज़ा किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के जमुई, भागलपुर और बांका में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी वर्तमान में मानसून ट्रफ जैसलमेर, भोपाल, कलिंगापट्टनम होते हुए पश्चिम बंगाल में बने निम्न दबाव के क्षेत्र से होकर के गुजर रही है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 12 सितंबर से बिहार के जमुई, भागलपुर और बांका जिलों में गरज के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। इन जिलों में कुछ स्थान पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि राजधानी पटना समेत बिहार में अगले 2 दिन बारिश की छिटपुट स्थिति रहेगी। ऐसे में लोगों को उमस और गर्मी से सामना करना पड़ सकता है और कई जिलों के तापमान में मामूली सी बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अच्छी खबर यह है कि आज से बिहार में, पूरे बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू होने वाला है। खास करके गया में ये मेला शुरू होने वाला है। इसको लेकर की पूरी तैयारी कर ली गई है गया जिला में। वहीं बिजली विभाग ने गया को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पितृपक्ष मेला को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। साथ ही साथ बिजली की किसी भी प्रकार की समस्या को तुरंत दूर करने के लिए शहर में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आपको बता दें कि मेला के लिए गया को 90 से 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की
की जाएगी। इससे मेला क्षेत्र सहित पूरा शहर जगमग होगा और बिजली की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। गया शहर को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतमाला परियोजना फेज़ 2 के तहत पटना में अनीसाबाद से दीदारगंज तक 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इस सड़क के निर्माण होने से समस्तीपुर, नालंदा, बरौनी, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर जाना आसान हो जाएगा। खबर के अनुसार इस नई सड़क के निर्माण के लिए DPR बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब 1500 करोड़ रुपये की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। इससे कई जिलों के लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। आपको बता दें कि पटना के अनीसाबाद से दीदारगंज तक करीब 14 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन एलिवेटेड सड़क बनने से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बरौनी आने जाने वाले गाड़ियों को फायदा होगा और इन्हें जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत सभी जिलों के छात्रों को सरकार के द्वारा 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत साल 2022 में इंटरमीडिएट पास होने वाले छात्रों को ये लाभ मिलेगा। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रोत्साहित राशि जारी करने का प्रस्ताव भेज दिया है। यह बहुत जल्द वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से छात्रों के खाते में 25,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। आपको बता दें कि पहले यह प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये थी, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने 25,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया था। इस साल करीब 4 लाख छात्रों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट पास ऐसे लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देगी जिन्होंने साल 2022 में इंटर का एग्जाम पास किया है तथा जिनकी शादी न हुई है, वैसे छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने जिस कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया है उसे आज से पहले तक राजपथ के रूप में जाना जाता था। वहीं अंग्रेजों के ज़माने में इसे किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधन भी किया है। उन्होंने कहा है कि आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर के कर्तव्य पथ बना है, तो आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटा करके नेताजी की मूर्ति लगाई है, तो फिर ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये ना शुरुआत है और न ही अंत है। ये मन और मानस की आज़ादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं सभी देशवासियों को आज़ादी के इस अमृतकाल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़ करके आने वाले कल की तस्वीरों में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वह नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासी उलटफेर होने के बाद से बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने महागठबंधन की सरकार पर करारा हमला बोला है। दरअसल समस्तीपुर के खानापुर सिरोपट्टी गांव बीते 24 अगस्त को बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी और बीजेपी नेता रघुनाम स्वर्णकार की हत्या कर दी गई थी। व्यवसायी की हत्या के बाद से उनके पैतृक आवास पर बीजेपी नेताओं का दौरा बढ़ गया है। इसी क्रम में बीजेपी के द्वारा चीनी मिल कैंपस में एक महाधरना का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय जायसवाल समेत अन्य लोग शामिल हुए थे। मौके पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार सरकार और समस्तीपुर के एसपी के खिलाफ जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने रघुनाथ स्वर्णकार हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के समाहरणालय तक पैदल मार्च करते हुए एसपी को एक पत्र भी सौंपा है। उन्होंने कहा है कि देश में कहीं भी दहशतगर्द वारदात हो, लेकिन उसका कनेक्शन बिहार से ही जुड़ रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी के उच्च पदों के पदाधिकारियों की तरफ बड़ी विफलता है। संजय जायसवाल यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार के बड़े अफसरों का संपर्क पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो उस दौरान इन मामलों का खुलासा तेजी से हो रहा था, लेकिन वर्तमान में बिहार प्रशासन इस मामले को तरजीह नहीं दे रही है, जिस वजह से दहशतगर्दी संगठन देश को 2047 तक नया राष्ट्र बनाने के सपने देख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी पर पलटवार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर वे 1 साल के भीतर 10 लाख नौकरियां दे देंगे
तो फिर उनको नेता मान करके फिर से उनके लिए काम करूंगा। ये कहना है प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। अपने जन सूरज अभियान के तहत भागलपुर में प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार यहाँ के बुजुर्ग नेता है, जब वे कुछ बोलना चाहते हैं तो फिर उन्हें बोलने दीजिए। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो फिर वे उनकी सोच है। कौन बीजेपी के साथ काम कर रहा है? जहाँ तक मैं और आप लोग जानते हैं, अभी 1 महीना पहले तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। नीतीश कुमार अगर किसी को एक तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो फिर वे हास्यास्पद ही है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख नौकरियां दी जा सकती है, पहले भी तो देनी चाहिए थी। खैर छोड़िए, नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर के जेड तक पता है, दूसरे को ABCD नहीं आता। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरियां अगर दे देंगे तो हम जैसे लोगों को अभियान चलाने की क्या ज़रूरत है। अगर 10 लाख नौकरियां दे देते हैं तो फिर आपको नेता मान करके, जैसे मैं 2015 में काम कर रहा था, फिर से अपना काम करूंगा। हाल ही में बनी महागठबंधन की सरकार पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जो राजनीतिक फेरबदल हुआ है उसका कोई देशव्यापी असर नहीं होगा, ये एक राजकीय घटना है। यानी कि प्रशांत किशोर का कहना है कि इसका देश भर में कोई असर नहीं होगा, ये बस मात्र बिहार तक ही सीमित है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने योजना के तहत किसान लाभार्थी सूची जारी कर दी है। ऐसे में बहुत जल्द PM किसान योजना की 10वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आने की उम्मीद है। इसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सभी जरूरी इंतजाम भी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार PM किसान योजना में अब तक 11 करोड़ 37 लाख किसानों को 1,58,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। वहीं अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगले यानी कि 10वीं किस्त 15 दिसंबर 2022 तक जारी करने की योजना है। आपको बता दूं कि सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2022 को सीधे किसानों को पैसा ट्रांसफर किया था। अगर आप इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि इस बार आपका पैसा आएगा या नहीं, तो फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना PM किसान योजना स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर किस्त रोकी गई है तो फिर इसकी वजह क्या है ये भी आप जान सकते हैं। जैसे तमाम सवाल आप जान सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।